नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कन्वीनर ऑफ ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की, यानी नदीय भू आकृतियों की। जैसा कि हमने अपरदन के कारकों में पढ़ा था कि अपरदन के कौन कौन से कारक हैं, तो उस लेक्चर में हमने जाना था कि जो बहता हुआ जल है, हिमानी है, पवन है, सागरीय लहरें हैं, ये सब अपरदन के कारक हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा करते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की। जो आज का हमारा लेक्चर है, इसका उद्देश्य है कि जो नदी द्वारा अपरदन का कार्य होता है, परिवहन एवं निक्षेपण का जो कार्य होता है, वो किस प्रकार होता है एवं किन कारकों से प्रभावित होता है। साथ ही नदी के अपरदन एवं निक्षेपण से जो स्थल रूप बनते हैं, उनके निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कि कौन सा स्थल रूप केवल नदी से ही बन सकता है, वो पवन से क्यों नहीं बनता है, वो हिमानी से क्यों नहीं बनता है। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। या विभिन्न प्रकार के स्थल रूप किस प्रक्रिया से और नदी के विकास की किस अवस्था में निर्मित होते हैं, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपरदन का कारक है, उसके 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अपरदन, जिसके बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं कि चट्टानों का टूट फूट होके उनका मूवमेंट होना, उनमें गति होना, डायनेमिज्म होना अपरदन कहलाता है। अपरदित पदार्थ है, वो परिवहन होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद उसका डिपोजिशन होता है, यानी कि कहीं न कहीं जमाव होता है। तो जिस तरह अन्य कार्य के काम करते हैं, नदी भी यह तीनों कार्य करती है। आप जानते होंगे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, या आपने लैंडफॉर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी, तो आप जानते होंगे कि कोई भी लैंडफॉर्म है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है, या कह सकते हैं कि जो अपरदन का जो कारक है वो 3 अवस्थाओं में काम करते हैं। जैसे नदी की अवस्थाएं हैं, इस अवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। युवावस्था होती है नदी की, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य होता है अपनी घाटी को गहरा करना, टू डीपनिंग ऑफ वैली, और प्रौढ़ावस्था में उसका काम होता है मैच्योर स्टेज में टू वाइडनिंग द वैली, अपनी घाटी का चौड़ा करना, और ओल्ड स्टेज में होता है निक्षेपण या डिपोजिशन। यह आप देखिए कि इस टेबल में आपको प्रेजेंट किया गया है कि युवावस्था में कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं। जैसा कि आपको बताया कि युवावस्था में ऊर्ध्वाधर इरोजन है, यानी कि जो वर्टिकल इरोजन है वो प्रभावी रहता है, इसलिए अपेक्षाकृत गहरी स्थल रूप बनते हैं, जिनमें वी आकार की घाटी है, गॉर्ज, कैनियन है, और रैपिड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, वो इसमें उनका इनमें निर्माण होता है। इसी के साथ साथ कुछ घटनाएं हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो नदी की युवावस्था में ही घटित होती हैं। जैसे सरिता अपहरण की घटना है, वह केवल नदी की युवावस्था में ही संभव होती है, जिसमें जिस नदी का तल नीचा होता है वो ऊंचे तल वाली नदी का जल अपने में समाहित कर लेती है, और ऊपर वाली नदी है उसका हम कहते हैं कि उसका अपहरण हो गया है और गहरी घाटी वाली नदी ने अपहरण कर लिया है। इसी तरह जब हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की, तो आप देख रहे हैं कि युवावस्था में घाटी गहरी करते हैं तो नदी के पानी में डेब्रीज या मलबा कह सकते हैं कि उनका लोड बढ़ता है। लोड बढ़ने से क्या होता है, नदी का वेग कम होता है, नदी की जो वहन क्षमता है और जो उसमें भार की मात्रा है वो लगभग बराबर होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, नदी के जो नदी का ऊर्ध्वाधर इरोजन है, ऊर्ध्वाधर अपरदन है, वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है, एवं क्षैतिज अपरदन लेटरल इरोजन है वो ज़्यादा हो जाता है। कुछ स्थल रूपों में निक्षेप भी इस प्रौढ़ावस्था में हम प्रारंभ हुआ मान सकते हैं। इस अवस्था में कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, इसमें बनते हैं एल्यूवियल कॉन्स, फैंस, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, ये नदी के मैच्योर स्टेज के लैंडफॉर्म्स हैं। और ओल्ड एज में आप सब जानते हैं कि नदी पहाड़ों से निकलती है और समुद्र में जाती है, तो वो
डेल्टा बनाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब नदियाँ डेल्टा बनाएँ, पर एक आदर्श जो साइकिल ऑफ इरोजन है, नदी के जो विकास का क्रम है, नदी घाटी का विकास है, उसमें माना जाता है कि नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है और विभिन्न अपनी विशेषताओं के आधार पर डेल्टा को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नदी द्वारा अपर्दन में अंतिम जो स्थलाकृति बनती है, वो समप्राय मैदान बनता है, पेनी प्लेन। इसको लेकर विभिन्न जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग-अलग नाम दिए हैं, पेडी प्लेन, पेड प्लेन, पर हम अभी इसे पेनी प्लेन के रूप में ही संबोधित करेंगे। और इस पेनी प्लेन में जगह-जगह कुछ पहाड़ियाँ या हम कहें छोटे-छोटे शिखर दूर से दिखाई देते हैं, जिनको मोनाडेनेक कहा जाता है। और मोनाडेनेक क्या है? रिवर इरोजन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब जब सब चीज़ों का इरोजन हो गया है तो वहाँ जो मोनाडेनेक हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। अब हम जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, उनको नदी की अवस्था के अनुरूप उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले वी आकार की घाटी। अभी मैंने आपको बताया था, ये नदी की युवावस्था में सबसे प्रभावी और सबसे विलक्षण स्थल रूप है, क्योंकि इस समय नदी अपनी घाटी को गहरा करती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो गहराई है बढ़ती जाती है, पर जो लेटरल इरोजन है, जो घाटी के दोनों तरफ की दीवारें हैं, उनका इरोजन कम होता है, तो जो वैली है वो वी शेप में हमें दिखाई देती है, इसलिए हम इसे वी शेप वैली कहते हैं। इसमें देखिए आपको डायग्राम से दिखाया है कि किस तरह वर्टिकल इरोजन से पहले एक गड्ढा बन रहा है, फिर देखिए उसमें लेटरल इरोजन हो रहा है और किस तरीके से परफेक्ट वी शेप में वैली ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये जो नदी की युवावस्था का सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कोई स्थल रूप है वो है वी शेप्ड वैली। अब ये दूसरा जो स्थल रूप है वो गोर्ज या महाखट है। जो वी शेप की वैली है, जब नदी में बहुत ज़्यादा वर्टिकल इरोजन होता है और आसपास के किनारों को भी बड़े महाखट के रूप में बदल देती है, तो उसे हम गोर्ज कहते हैं। और जो गोर्ज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबे क्षेत्र पर विस्तृत हो जाता है, तो उसे कैनियन कहते हैं। तो कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन है, वो बहुत फेमस कैनियन है। ये आपको चित्र में दिखाया गया है किस तरीके से नदी अपना जो घाटी है उसका डीपनिंग करती है, घाटी गर्तन भी कहा जाता है इसे। तो ये सब स्थल रूप हैं, वी शेप वैली है, गोर्ज है और कैनियन है। ये नदी की युवावस्था के स्थल रूप है। इन्हीं स्थल रूपों में एक महत्वपूर्ण है पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स आप ये जो छिद्र देख रहे हैं, क्योंकि नदी के साथ विभिन्न प्रकार का मलबा पत्थर प्रवाहित होते हैं, वो नदी के तल पर ग्राइंडर की तरह ड्रिल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ छिद्र बन जाते हैं, जिनको पोर्ट होल्स कहते हैं। ये आमतौर पे नदी के साथ बहने वाले जो अपर डेब्रिज हैं उनके द्वारा बनते हैं। कई कई जगह जलप्रपात में जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है, तो उसके साथ के पत्थर भी नदी के बेड पर, नदी के तल पर इस प्रकार की जल कर्तिकाओं का निर्माण करते हैं। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रुचिकर, या कहें कि हमें देखने में जो अच्छी दृश्यावली लगती है, एक वो होती है रिवर टेरेसेज, नदी वेदिकाएं या नदी सोपान। जैसा कि आपको बताया था कि नदी अपनी घाटी को निरंतर गहरा करती है, तो उसके दोनों जो किनारे हैं वो भी समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। आप देखिए यहाँ T1 और T1 दोनों साइड दिखाया है, दाईं तरफ भी नदी के, बाएं किनारे पे भी। ये उस अवस्था को प्रदर्शित करता है जब भी ये नदी इस टेबल पे, इस टर्मिनल पे प्रवाहित हो रही थी। उसके बाद नदी ने अपनी घाटी को गहरा किया। आप देखिए दोनों तरफ से नीचे आई है T2 पे, उसके बाद T3 पे। तो ये जो बन रहा है T1 दोनों तरफ से, T2, आप देखिए ये टेरेस वेदिका टाइप से लग रही हैं। तो ये जो रिवर टेरेसेज हैं, ये नदी के अपनी घाटी गर्तन के परिणाम स्वरूप बनी है। पहले नदी बहुत ऊंचे लेवल पे प्रभावित हो रही थी, धीरे-धीरे उसने अपनी घाटी को गहरा कर लिया। अब वो देखिए T3, फिर धीरे-धीरे इस तरीके से ये जाएगी और बहुत दोनों तरफ से ऐसा लगे जैसे सीढ़ियां लगी हुई हैं, इसलिए इसे सोपान भी कहा जाता है। ये देखिए जो डायग्राम दिखाया उसका जो पिक्चर है, चित्र से आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। देखिए किस तरीके से दोनों साइड पे नदी ने सोपान बनाए हैं। अब हम बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण अपर्दन स्थल रूप थे। इसके अलावा भी कई छोटे-मोटे स्थल रूप हैं, जैसे रैपिड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। उनके बारे में आप अपनी पुस्तक में विस्तार से पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है उनकी क्रियाविधि है, उनके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। अब जो मैच्योर स्टेज के लैंडफॉर्म है, उनमें सबसे पहले आता है एल्यूवियल कोन्स एंड एल्यूवियल फैंस। तो जो ये एल्यूवियल कोन है, कैसे बनता है? पहाड़ से जब नदी नीचे उतरती है तो अपने साथ मलबा डेब्रिज लाती है। वो डेब्रिज नदी की धारा के साथ प्रवाहित न होकर पहाड़ के साथ साथ जमना शुरू कर देते हैं और इस तरह करते हैं उनकी जो शेप है कोन की तरह होती जाती है। और वही कोन धीरे धीरे एक परत के ऊपर बढ़ने से वो धीरे धीरे फैन के रूप में, एल्यूवियल फैन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ जैसी नदी पहाड़ से उतरती है तो इस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है।
ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाया है कि किस प्रकार जो मलबा है वो पहाड़ के किनारे रह गया, पानी आगे चला गया। इस तरीके से एल्यूवियल कौन और उसके बाद एल्यूवियल फैन का निर्माण होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो नदी का स्थल रूप है वो मियांडर है, नदी विसर्प इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नदी सीधी प्रवाहित न होकर मोड़ लेती है और धीरे-धीरे वो मोड़ इतना साइनस हो जाता है, इतना वो मोड़ वो हो जाता है लगभग गोलाकार कि नदी उसको छोड़ के उस जो लूप है उसको छोड़ के सीधा प्रवाहित होना प्रारंभ कर देती है। जो लूप बच जाता है उसमें भी कुछ जल होता है, वो झील के रूप में प्रदर्शित होता है जिसको ओक्सबो लेक कहते हैं। इसमें आप विसर्प के बारे में देखेंगे कि इसमें एक तरफ नदी इरोजन करती है और दूसरी तरफ डिपोजिशन करती है। तो एक तरफ जो कर्व है मियांडर का वो बढ़ता है और दूसरी साइड घटता है। धीरे-धीरे ये जो मूल नदी है उससे पृथक हो जाता है। जो झील बनती है उसे ओक्सबो लेक कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। ये देखिए प्रक्रिया बताई हुई है कि किस तरह नदी पहले मियांडर से प्रवाहित हो रही थी, बाद में नदी ने मियांडर को छोड़ दिया और सीधी प्रवाहित होने लगी। जो मियांडर का जो लूप बचा वो कालांतर में गोखुर झील में परिवर्तित हो गया है। ये देखिए आप मियांडरिंग रिवर जो पिक्चर से आपको दिखाया है कि किस तरीके से ये नदी विसर्प का निर्माण होता है और किस तरीके से आगे ये भविष्य में गोखुर झील में परिवर्तित होता है। अब हम बात करते हैं नदी के जमाव से। जैसा कि आपको बताया था कि नदी के डिपोजिशन की प्रक्रिया नदी के प्रौढ़ावस्था के उत्तरकाल से और वृद्धावस्था के प्रारंभिक काल में प्रारंभ हो जाती है। इसमें बाढ़ के मैदान हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि नदी जब मैदानी इलाकों में आती है तो अपने किनारों को छोड़ के जो उसके प्राकृतिक तट हैं उनको छोड़ के दूसरे इलाकों में प्रवाहित हो जाती है और वहाँ जो अपने साथ लाई हुई मिट्टी है उसका डिपोजिशन करती है और इस मिट्टी को कई भागों में बांटा जाता है। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, खादर और एवं बांगर। जो नई नदी द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, उसे खादर कहते हैं और थोड़ी ऊंचाई पर जो पुरानी मिट्टी होती है एल्यूवियल जलोढ़ मिट्टी, उसको बांगर कहा जाता है। इसी तरीके प्राकृतिक तटबंध नदी अपने किनारों पर अपने साथ लाए हुए डेब्रीज के लेटरल डिपोजिशन द्वारा खुद के किनारे खुद बनाती है निधि, उनको हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इनको इंग्लिश में हम लेवीज कहते हैं, नेचुरल लेवीज। नदी डेल्टा अभी हमने चर्चा की थी, जिस प्रकार पहाड़ों से नदी जब नीचे उतरती है तो अपने डेब्रीज को, मलबे को पहाड़ के सहारे डिपॉजिट कर देती है एक फैन के रूप में, क्योंकि पानी आगे चला जाता है और जो मलबा है वो फैन की शेप में डिपॉजिट होता है। यही सेम प्रक्रिया जब नदी सागर से मिलती है तब भी इसी प्रकार के नील नदी में इस प्रकार की आकृति बनी थी। उसी के नाम से संसार की सभी नदियां जो डेल्टा बनाती हैं उसको डेल्टा संज्ञा से संबोधित किया जाता है। इसमें जो मलबा है वो समुद्र तट के सारे फैन नुमा रूप में जमा हो जाता है, जिसको नदी डेल्टा कहते हैं। और लास्ट में नदी का जो वृद्धावस्था का जो लैंड फॉर्म है वो पेनी प्लेन है, जिसमें कोई भी वहाँ असमानताएं नहीं रहती। सिर्फ मोना डना के अलावा सारा मैदान ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ एक लेवलिंग में आ गया हो और कोई भी असमानताएं, उच्चावचीय असमानताएं वहाँ उपस्थित नहीं हो। ये देखिए किस तरीके नेचुरल लेवीज का विकास दिखाया गया है कि नदी का जो मलबा है उसके किनारों पर इकट्ठा हो रहा है और नेचुरल लेवीज बना रहा है, और किस तरह नदी किस सीमा तक जाकर अपने जो अवसादों हैं उनका निक्षेपण करती है और फ्लड प्लेन कहाँ तक विस्तृत होता है नेचुरल लेवीज से दूर। जहाँ तक बाढ़ के समय नदी का पानी चला जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स कोस्ट या कह सकते हैं इसके बाउंड्री से, वो कहलाता है फ्लड प्लेन या बाढ़ का मैदान। अब ये देखिए आपको डेल्टा फॉर्मेशन, जैसा कि हमने बताया था कि ये नीले रंग की जो आप देख रहे हैं नदी आ रही है। नदी आने के बाद अपना मलबा है वो देखिए अलग अलग जिस वॉल्यूम में नदी की जिस धारा में है उसके वेग और डेब्रीज की मात्रा के अनुपात में जमा करती है और इसी हमारे डेल्टा का निर्माण होता है। संसार की विभिन्न नदियाँ विभिन्न प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनके कुछ बर्ड फूड डेल्टा है या कस्प डेल्टा है, विभिन्न प्रकार के डेल्टा है। कई बार नदी एक जगह डेल्टा छोड़ के दूसरी का डेल्टा बनाना शुरू कर देती है, तो पहले वाले डेल्टा को एबेंडोन डेल्टा भी कहते हैं। डेल्टा के विभिन्न प्रकार हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आज हमने चर्चा की है उससे हम यह लर्निंग आउटकम है हमारा कि हमने नदी का जो अपर्दन की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में और उनसे संबंधित विभिन्न स्थल रूपों का नाम, उनकी निर्माण प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जाना है। ये हमारे कुछ अभ्यासात्मक प्रश्न हैं। जैसे अभी आपने गोखुर झील की बात की थी, तो अब अगर पूछें कि भी गोखुर झील अपर्दन के किस कारक या किस अपर्दन प्रक्रिया में निर्मित होते हैं, तो वो है एल्यूवियल प्रोसेस या हाइड्रोलिक एक्शन में
से इनका ये किस क्षेत्र में निर्माण होते हैं, तो इनका निर्माण नदी द्वारा होता है। इसी तरीके से हम अगर पूछें कि निम्न में से कौन सा नदी अपरदन का नदी द्वारा अपरदन का स्थल रूप नहीं है, नदी अपरदन की क्रिया नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? डिफ्लेशन, क्योंकि यह पवन द्वारा होता है। इसी प्रकार ये हमारे कुछ निबंधनात्मक प्रश्न हैं कि नदी अपरदन निक्षेपण द्वारा स्थल रूपों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको जो डायग्राम दिखाए हैं उनको आप बनाइए और बताइए किस तरह उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नदी द्वारा निक्षेपित और अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा बने हुए स्थल रूपों की चर्चा की। अगले लेक्चर में हम अपरदन के दूसरे कारक के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।